नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे बिजनेस टूल के बारे में बात करने वाला हूं जो काफ़ी इजी टू यूज़ है और कोई छोटा बिजनेस हो या फिर कोई बड़ा बिजनेस हो, सभी लोग इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इस बिजनेस टूल का नाम है बिजनेस मॉडल कैनवास। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे ही आता हूँ और बिजनेस मॉडल कैनवास के बारे में डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है बिजनेस मॉडल कैनवास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 9 सेक्शंस दिए गए हैं जो बिजनेस के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। इस वीडियो में मैं इसके बेसिक्स के बारे में मैं आपको एक कंपनी के एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले इसमें जो ब्लॉक है वो है वैल्यू प्रोपोजिशन। अब वैल्यू प्रोपोजिशन का क्या मतलब होता है? वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब कि आप आपके बिजनेस के थ्रू आपके कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट हो सकता है या फिर कोई सर्विसेज हो सकती है, या फिर अगर आप मेरी तरह यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं तो वो एक कंटेंट के फॉर्म में आप प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल के बारे में बताऊं तो जैसे कि फिटनेस की कोचिंग हो सकती है, या फिर जिम की मेंबरशिप हो सकती है, या फिर इस तरह के कोई क्रीम हो सकती है जिससे कस्टमर के स्किन में कुछ बेनिफिट होता हो। या अगर आप मैथमेटिक्स की कोचिंग सिखा रहे हैं तो आप दो तरह से सिखा सकते हैं। आप ट्रेडिशनल कोचिंग सिखा सकते हैं या फिर ऑनलाइन वीडियोस के फॉर्म में भी कोचिंग सिखा सकते हैं। इसको एडटेक कहा जाएगा। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं जैसे कि आप अपने स्टूडेंट्स को इस तरह के एक इंटरैक्टिव टैबलेट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अच्छे तरह से आपके कंटेंट को सीख सके। ये सब चीज़ें वैल्यू प्रोपोजिशन में आ जाती है। उसके बाद जो ब्लॉक है वो है कस्टमर सेगमेंट्स। कस्टमर सेगमेंट्स का क्या मतलब होता है? कस्टमर सेगमेंट्स मतलब कि आप आपके बिजनेस के लिए कौन आपके कस्टमर्स हैं। जैसे कि कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, अगर आप B2B में काम कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन आपके कस्टमर हो सकते हैं। या फिर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो सकता है, या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो सकते हैं अगर आप कोचिंग सिखा रहे हैं तो, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल आपके कस्टमर हो सकते हैं। बिजनेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आपके टारगेट कस्टमर को डिसाइड करें। यही चीज़ डिटरमाइन करती है कि आप आपके बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ये है कस्टमर सेगमेंट्स। उसके बाद जो ब्लॉक है वो है कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मतलब कि आप आपके बिजनेस के थ्रू आपके कस्टमर से किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, किस तरह से उनसे बातें करेंगे। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप में आती है। जैसे कि आप उनसे ईमेल से बातें कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो चैटिंग होती है उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉलिंग हो सकती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फीडबैक। अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं उसमें आप कंटिन्यूअसली अपने कस्टमर से फीडबैक लेंगे तो वही चीज़ डिसाइड करती है कि आप आपके बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो यह चीज़ कस्टमर रिलेशनशिप में आ जाती है। उसके बाद जो ब्लॉक है वो है चैनल्स। चैनल्स में भी दो तरह के चैनल्स होते हैं, सेल्स चैनल एंड डिलीवरी चैनल। अगर हम सेल्स चैनल के बारे में कंसिडर करें तो किस मीडियम से आप प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। जैसे अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वहाँ से आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी फिजिकल शॉप है तो वहाँ से भी आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह वीडियोस बनाते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तो उस मीडियम से भी आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो ये हुए सेल्स चैनल। उसके बाद अगर हम डिलीवरी चैनल को देखें तो अगर आपके पास अगर रेस्टोरेंट है तो आप रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो ये भी एक डिलीवरी चैनल हुआ, होम डिलीवरी। या फिर अगर कोई कस्टमर आपके शॉप में या आपके रेस्टोरेंट में आ रहा है और वहां पे आप प्रोडक्ट को सर्व कर रहे हैं तो वो भी एक डिलीवरी चैनल हुआ। और अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट है जैसे कि कोई ई बुक हो सकती है, तो वो चीज़ अगर आप वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं तो वहां से आपके कस्टमर उस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हुए डिलीवरी चैनल। तो इस तरह से सेल्स एंड डिलीवरी चैनल्स होती है। उसके बाद जो ब्लॉक है वो है रिवेन्यू मॉडल। रिवेन्यू मॉडल क्या होता है? रिवेन्यू मॉडल मतलब कि कोई कंपनी किस तरह से पैसे कमाएगी अपने बिजनेस के लिए। तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन चला सकती है, या फिर दूसरे अगर हम ऑप्शन देखें तो कमीशन हो सकता है कि आप मेरे प्रोडक्ट को सेल कीजिए, मैं आपको कमीशन दूंगा। इस तरह से कमीशन हो सकता है। या फिर एडवर्टाइजिंग हो सकती है। एडवर्टाइजिंग मतलब कि जैसे कि आप ऑनलाइन वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसमें एड्स आती है, उस एड से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू हुआ। उसके बाद जैसे कि फिक्स प्राइस हो सकती है। फिक्स प्राइस मतलब कि एक कोई प्रोडक्ट है जिसकी एक फिक्स प्राइस है, उस फिक्स प्राइस में आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं,
तो ये भी एक तरीका है। तो ये सब चीज़ें रेवेन्यू मॉडल्स में आ जाती है। उसके बाद जो ब्लॉक है वो है कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब कि आपको बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या क्या खर्चे होते हैं, जैसे कि आपका ऑफिस का रेंट हो सकता है, या फिर एम्प्लॉय की सैलरी की कॉस्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, और वेबसाइट की मेंटेनेंस की कॉस्ट हो सकती है। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको बताए हैं। ये सब कॉस्ट हो सकती है आपके बिजनेस में हो, या उससे और भी कोई कॉस्ट हो सकती है। तो ये आती है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। उसके बाद जो ब्लॉक है वो है की एक्टिविटीज। की एक्टिविटीज मतलब आपको बिजनेस चलाने के लिए ऐसा क्या काम करना होगा, ये की एक्टिविटीज में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस चलाने के लिए, या फिर बिजनेस के ऑपरेशन में आपको काम करना होता है। दूसरा जैसे कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो सकती है, या फिर आजकल के ज़माने में कंटिन्यूअस इनोवेशन को भी लाना पड़ता है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, और लॉजिस्टिक्स का काम भी आपको संभालना होता है। ये सब चीज़ें की एक्टिविटीज़ में आती है। उसके बाद जो ब्लॉक है वो है की रिसोर्सेज। की रिसोर्सेज मतलब आपको बिजनेस चलाने के लिए ऐसे कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फैक्ट्री है तो वहाँ पे मशीनरीज की ज़रूरत पड़ सकती है, उस मशीनरीज में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो वेबसाइट की ज़रूरत पड़ सकती है, और आपके एम्प्लॉयज़ भी आपके लिए एक रिसोर्सेज हैं, और अगर आपके पास फिजिकल शॉप है तो वो भी आपके लिए एक रिसोर्स है। ये सब चीज़ें की रिसोर्सेज में आती है। उसके बाद जो ब्लॉक है वो है फाइनल ब्लॉक, की पार्टनर्स। की पार्टनर्स मतलब आपके बिजनेस को चलाने के लिए ऐसे कौन से लोग आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि लॉजिस्टिक्स के लोग आपकी मदद कर सकते हैं, जो लोग आपके प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक या फिर इस किसी पर्टिकुलर जगह में पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये होते हैं लॉजिस्टिक पार्टनर्स। दूसरे जैसे कि कोई नॉन कम्पीटिंग पार्टनर्स भी आपके लिए हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आप पिज़्ज़ा सेल करते हैं, आपकी पिज़्ज़ा सेलिंग एक रेस्टोरेंट है, तो उसमें आप किसी कोल्ड ड्रिंक बनाने के वाले के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, ताकि आप दोनों एक साथ पार्टनर बन जाए और एक साथ आप पिज़्ज़ा विथ कोल्ड ड्रिंक आप सेल कर सके। तो ये चीज़ें आप इस तरह से आप कर सकते हैं की पार्टनर्स। तो ये नॉन कम्पीटिंग पार्टनर्स हैं। दूसरे जैसे कि डिलीवरी पार्टनर्स भी हो सकते हैं। अगर आपका एक कोई रेस्टोरेंट है तो उसमें आपको होम डिलीवरी करनी है तो वो होम डिलीवरी पार्टनर्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें की पार्टनर्स में आ जाती है। अभी हम समझते हैं नेटफ्लिक्स के बिजनेस मॉडल के बारे में। नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि नेटफ्लिक्स का जो बिजनेस मॉडल है वो समझने में काफ़ी सिंपल है, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे कि नेटफ्लिक्स का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। नेटफ्लिक्स में आप 24/7 स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, मतलब आप जो उसके इसमें टीवी शोज, वेब सीरीज, मूवीज जो अवेलेबल है वो आप कहीं पे भी कहीं भी देख सकते हैं, और उसमें आपको कोई एड्स भी नहीं आती। 4K वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने उस हिसाब से प्लान परचेस किया है तो, और उसमें नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल टीवी शोज आप देख सकते हैं, वेब सीरीज टीवी शोज देख सकते हैं जो नेटफ्लिक्स ने खुद ने प्रोड्यूस किए हैं। उसमें आप 30 डेज का आपको ट्रायल मिलता है, ताकि आप देख सकें कि आपको उनकी सर्विस पसंद आती है या फिर नहीं आती, और कभी भी आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। इतनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और नेटफ्लिक्स की एक और खास बात यह है कि उसमें एक AI बेस्ड अल्गोरिथम उन्होंने बनाया हुआ है, जिससे क्या होता है कि आप जिस कैटेगरी के शोज या मूवीज में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि बहुत सारी कैटेगरीज होती है, कॉमेडी होता है, ड्रामा होता है, एक्शन होता है, इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज होती है। इसमें जिसमें भी आप इंटरेस्ट रखते हैं नेटफ्लिक्स आपको उस हिसाब से शोज और मूवीज रिकमेंड करता है, ताकि आप उस प्लेटफॉर्म से एडिक्टेड हो जाएं। ये एक नेटफ्लिक्स का एक खास जो उसने इनोवेशन बिल्ड किया है। उसके बाद नेटफ्लिक्स के अगर कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में समझे तो उसमें नेटफ्लिक्स आपको आपके साथ ऑनलाइन चैट करता है अपने कस्टमर के साथ, जो भी उसको कोई प्रॉब्लम्स फेस अगर हो रही है तो फिर आपके साथ वो सोशल मीडिया में भी इंटरेक्ट करता है। और नेटफ्लिक्स आपको इसमें गिफ्ट कार्ड्स भी देता है। गिफ्ट कार्ड्स में आपको डिस्काउंटेड प्राइस में नेटफ्लिक्स की सर्विस मिल जाएगी। और इसमें सेल्फ सर्विस होती है। अब सेल्फ सर्विस का मतलब ये है कि नेटफ्लिक्स में आप एज अ व्यूअर डिसाइड करेंगे कि आपको क्या देखना है। टीवी की तरह नहीं है कि टीवी जो दिखाएगा वही आपको देखना है। ये इसकी एक खास बात है। अगर हम इसके चैनल्स के बारे में समझें, यानी कि किस चैनल से आपको नेटफ्लिक्स दिखाया जाएगा, जैसे उसकी वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, टीवी पे भी आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, गेम कंसोल है, इस तरह के चैनल्स में आप नेटफ्लिक्स को देख सकते हैं। और इसका नेटफ्लिक्स का एक पुराना भी बिजनेस मॉडल था, जो इसमें वो सीडीज और डीवीडीज को सेल किया करता था। अगर हम उसके कस्टमर सेगमेंट्स के बारे में देखें
तो कस्टमर्स उनके कोई भी हो सकते हैं जो मूवीज, वेब सीरीज, टीवी शोज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, और 190 कंट्रीज में उनके कस्टमर्स अवेलेबल हैं। और अगर हम उसके रिवेन्यू मॉडल के बारे में समझे तो उसमें 3 तरह के रिवेन्यू मॉडल्स हैं: ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, सीडी एंड डीवीडी सब्सक्रिप्शन और प्रोडक्ट प्लेसमेंट। इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ एनिमेशन से। तो अभी हम समझते हैं कि नेटफ्लिक्स ने अपने रिवेन्यू मॉडल में किस तरह से इनोवेशन किया है। तो उसमें वो नियरली 1990s के टाइम पे वो सीडीज और डीवीडीज सेल किया करता था। तो इसमें इनोवेशन ऐसा क्या किया, क्योंकि 1990s में तो बहुत सारे लोग सीडीज और डीवीडीज सेल करते थे। तो इसमें इनोवेशन नेटफ्लिक्स ने ये किया कि वो मंथली सब्सक्रिप्शन पे वो डीवीडीज को सेल करते थे, मंथली सब्सक्रिप्शन पे सेल करते थे, जिससे वो काफ़ी कम प्राइस लेते थे अपने कस्टमर से। यह सबसे पहला इनोवेशन नेटफ्लिक्स ने किया था। उसके बाद जो अगर दूसरा इनोवेशन क्या किया था, दूसरा इनोवेशन नियरली 2007 ने नेटफ्लिक्स ने अपना पूरा सीडी और डीवीडीज का सेलिंग बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर दिया था ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे भी वो मंथली सब्सक्रिप्शन बिजनेस को उसने कंटिन्यू रखा। और अगर हम इंडिया के बारे में कंसिडर करें तो नेटफ्लिक्स इंडिया में 4 तरह के प्लान्स अवेलेबल हैं: 199 रुपीज़, 499 रुपीज़, 649 रुपीज़ एंड 799 रुपीज़। ये 4 तरह के मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये उसका दूसरा इनोवेशन है जो 2007 में नेटफ्लिक्स ने बिल्ड किया था। उसके बाद जो थर्ड इनोवेशन नेटफ्लिक्स ने बिल्ड किया वो था प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन 2011 टू 13 के आसपास, जहाँ पे उसने खुद के वेब सीरीज बनाना स्टार्ट कर दिया था, खुद का प्रोडक्शन उसने स्टार्ट किया था। आप कुछ वेब सीरीज देखते हैं नेटफ्लिक्स में तो उसमें कभी कभी कुछ एक्टर्स जो होते हैं वो किसी कैमरा से ऐसा एक सीन क्रिएट किया जाता है जहाँ पे वो कैमरा को यूज करके फोटोग्राफी करते हैं, और उसमें उस कैमरा का ब्रांड का नाम भी दिखाया जाता है ताकि उस ब्रांड का पोजीशनिंग हो जाए उसमें। इससे नेटफ्लिक्स काफ़ी मोटी रकम चार्ज करता है उस कंपनी से। तो ये हुआ प्रोडक्ट प्लेसमेंट, जो उसने सबसे पहले जब वेब सीरीज बनाना खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था तब ये नेटफ्लिक्स ने ये चीज़ करी थी। और आगे भी और कुछ इनोवेशन नेटफ्लिक्स कर सकता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और नेटफ्लिक्स को फादर ऑफ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बिजनेस भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? नेटफ्लिक्स ने सबसे पहले सक्सेसफुल ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बिजनेस स्टार्ट किया था, एक बड़े लेवल पे स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ नेटफ्लिक्स ने की थी और ये इसका रिवेन्यू मॉडल इनोवेशन है। उसके बाद जो ब्लॉक है वो है कॉस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि नेटफ्लिक्स को अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या कॉस्ट आती है। सबसे पहली कॉस्ट है लाइसेंसिंग कॉस्ट, यानी कि जो मूवीज पहले से बनी हुई है उसके लाइसेंस को खरीदने के लिए लाइसेंसिंग कॉस्ट होती है। उसके बाद है प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि नेटफ्लिक्स खुद मूवीज एंड टीवी शोज और वेब सीरीज को प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। उसके बाद जो कॉस्ट है वो है R&D AI कॉस्ट, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया था कि उसका AI एल्गोरिथम है जिससे वो आपको टीवी शोज, वेब सीरीज वगैरह रिकमेंड करता है, तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ये भी एक कॉस्ट है। उसके बाद वेबसाइट मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए भी उसको कॉस्ट आती है। और पहले के जमाने में वो जब डीवीडी और सीडीज को होम डिलीवरी पे शिप करता था उसकी भी उसको कॉस्ट आती थी। अब हम देखेंगे उसके की एक्टिविटीज को। की एक्टिविटीज में मतलब कि नेटफ्लिक्स को अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले मेंटेन एंड एक्सपांड, यानी कि अपने वेबसाइट को और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना होगा और उसको एक्सपांड करना होगा, उसको बड़ा करना होगा। ये सबसे पहली चीज है। उसके बाद है प्रोडक्शन, जो मूवीज को खुद प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसको काम करना होगा। फिर लाइसेंसिंग वर्क, मूवीज जो पहले से बनी हुई है उसके लाइसेंस के रिलेटेड जो भी काम होता है वो भी नेटफ्लिक्स को खुद को ही करना होगा। फिर रिटेन कस्टमर, अपने कस्टमर्स को रिटेन रखना होगा कि कस्टमर्स छोड़ के ना जाए, उसके पास ही रहे। फिर की रिसोर्सेज में सबसे पहली चीज है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जो नेटफ्लिक्स के खुद के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जो AI एल्गोरिथम और इस तरह की चीजें डिजाइन करते हैं, वो की रिसोर्सेज में आता है। फिर AI एल्गोरिथम, जो उसका AI एल्गोरिथम है वो भी उसके लिए एक रिसोर्स है। अब हम देखेंगे उसके की पार्टनर्स कौन कौन है। तो सबसे पहले स्मार्ट टीवी कंपनीज, जो अभी जो स्मार्ट टीवीज होते हैं जहां पे आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, उसके साथ नेटफ्लिक्स ने पार्टनरशिप की हुई है। उसके बाद है गेमिंग कंसोल कंपनीज, मैंने आपको चैनल्स में बताया था कि गेम कंसोल में भी आप नेटफ्लिक्स को देख सकते हैं, तो उसके साथ भी नेटफ्लिक्स ने पार्टनरशिप करी हुई होती है। फिर गूगल एंड अमेजोन क्यों अमेजोन पे
नेटफ्लिक्स का अपना सर्वर है और गूगल के एआई एल्गोरिथम को वो यूज करता है और इवन अमेजोन के एआई एल्गोरिथम को भी वो यूज करता है। तो ये सब पार्टनरशिप नेटफ्लिक्स ने की हुई होती है। और आखिरी जो चीजें उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है वो है टीवी नेटवर्क कंपनीज। जो नेटवर्क होता है टीवी नेटवर्क, मतलब जहां से आपको शोज दिखाए जाते हैं जिस भी नेटवर्क के थ्रू, उसके साथ नेटफ्लिक्स ने पार्टनरशिप करी हुई होती है। तो ये पूरा नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल कैनवास मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी चीजें इसमें आ जाती है और सभी एस्पेक्ट्स इसमें कवर हो जाते हैं नेटफ्लिक्स के। इवन आप भी अपने बिजनेस को इसमें प्लेस कर सकते हैं अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके अगर कोई भी डाउट्स हो तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और उस पास वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।